क्या इस बार नहीं चलेगा गुजरात में मोदी मैजिक? क्यों गुजरात में कम हो रहा है बीजेपी का वोट प्रतिशत? कैसे गुजरात में दांव पर लगी है मोदी की साख? इन सभी सवालों का जवाब हम देंगे अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में चर्चा गुजरात चुनाव में बीजेपी के गिरते ग्राफ की। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। गुजरात में बीजेपी 24 सालों से सत्ता में है। चुनाव के समय इलेक्शन मशीन बन जाने वाली बीजेपी को इस जीत के सिलसिले को बरकरार रखने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो बीजेपी के सामने इस बार बड़ी चुनौती नजर आ रही है। तो क्या इन चुनौतियों से पार पा पाएगी बीजेपी? चलिए आपको बताते हैं कैसे बीजेपी की जमीन गुजरात में खिसक रही है। गुजरात में अब तक बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला होता आया है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ राज्य में हिंदुत्व का ही सहारा ले रही है। गुजरात में अभी तक लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच होती है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस चुनाव को त्रिकोणीय बना रही है। बीजेपी साल 1998 से इस राज्य में सत्ता में है। वैसे बीजेपी को सत्ता तो 1995 में ही मिल गई थी, लेकिन पार्टी में हुई बगावत के चलते सरकार एक साल ही चल पाई थी। इसके बाद 1998 में फिर बीजेपी सत्ता में आई। हिंदुत्व की प्रयोगशाला कही जाने वाले गुजरात में साल 2002 के चुनाव को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी की सीटें लगातार घटती रही हैं। साल 1995 में बीजेपी को 121, साल 1998 में 117, साल 2002 में 127, साल 2007 में 116, साल 2012 में 115 और साल 2017 में 99 सीटें मिली थी। सीटों की तरह ही राज्य में बीजेपी का वोट प्रतिशत भी घटता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हर चुनाव में बीजेपी की जीत के लिए रणनीति बनाते हैं। नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। देश की समूची राजनीति अब उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब चुनाव दर चुनाव घटती सीटों को रोकना है। राज्य में 182 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत के लिए 92 सीटों की जरूरत है। बीजेपी ने पिछली बार 99 सीटें लेकर सरकार तो बना ली थी, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया था जब लगा था कि पार्टी बहुमत के आंकड़े को छू नहीं पाएगी। साल 2017 में बीजेपी के सामने कई मोर्चों पर चुनौतियां थीं। नोटबंदी की वजह से व्यापारी वर्ग को काफी नुकसान हुआ था। जीएसटी के कठिन प्रावधानों से भी नाराजगी थी। दूसरी ओर पूरे राज्य में पाटीदार आरक्षण आंदोलन का जोर था और इसके चेहरा थे हार्दिक पटेल, जो कांग्रेस के साथ खड़े थे उस वक्त। 2017 में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री पद के लिए कोई दमदार चेहरा न होना भी था। दूसरी ओर राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस बेरोजगारी, पाटीदार आंदोलन को तो मुद्दा बनाया ही था। इसके साथ ही राहुल गांधी ने पहली बार सॉफ्ट हिंदुत्व का चोला भी पहनकर 27 मंदिरों में दर्शन कर डाले। साल 2017 में जिस चुनाव को बीजेपी के पक्ष में एक तरफा माना जा रहा था, आखिरी वक्त में वो कांटे की लड़ाई में तब्दील हो गया। मतदाताओं का बदला रुख देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर मोर्चा संभाला और उन्होंने गुजराती अस्मिता और उनके कार्यकाल में हुए विकास के कामों का बखान शुरू कर दिया। इसका फायदा भी पार्टी को मिला था। इस चुनाव में कांग्रेस अगर जीत जाती तो इसका असर 2019 के चुनाव में भी हो सकता था। इस बात को बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही समझ रहे थे, लेकिन कांग्रेस की हार में उसकी रणनीति और मणिशंकर अय्यर और हार्दिक पटेल के बयानों पर भी बड़ा हाथ रहा है। 2017 के गुजरात चुनाव को कौन भूल सकता है, जहां कांग्रेस सत्ता से महज एक कदम दूर रह गई थी। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के चुनाव के दौरान दिए गए बयान ने ही कांग्रेस की जीत के सपने को तोड़ दिया था। मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी के लिए नीच शब्द का इस्तेमाल किया था। पीएम मोदी सहित पूरी बीजेपी ने इसको मुद्दा बना लिया। अहमदाबाद में हुई रैली में पीएम मोदी ने कहा था, मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि मैं नीच जाति से आता हूं, मैं नीच हूं, ये गुजरात का अपमान है। क्या मैंने कोई नीच काम किया है? 2017 में कांग्रेस की चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे राहुल गांधी ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए मणिशंकर अय्यर को कांग्रेस से निलंबित कर दिया, लेकिन तब तक कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो चुका था। लेकिन पाटीदार आंदोलन में हार्दिक पटेल का बयान भी कांग्रेस को हार की तरफ धकेलने में बड़ी भूमिका रही। साल 2017 में गुजरात में पाटीदार आंदोलन जोरों पर था। राज्य में 50 सीटें ऐसी थी जहां पर पाटीदार जीत हार तय करते। आरक्षण को लेकर पटेलों में बीजेपी के खिलाफ नाराजगी थी। राज्य में यह समुदाय बीजेपी का कोर वोटर रहा है, लेकिन आंदोलन की वजह से बीजेपी का गणित गड़बड़ा रहा था। लेकिन इस आंदोलन का बड़ा चेहरा हार्दिक पटेल ने ऐसा बयान दे दिया जिससे पाटीदारों में भ्रम की स्थिति हो गई। हार्दिक पटेल ने एक रैली में कहा था, हमें पहले बीजेपी को हटाना है, आरक्षण की जंग तो जारी रहेगी।
हार्दिक के इस बयान का कांग्रेस के खिलाफ असर हो गया। लोगों में संदेश गया कि आरक्षण आंदोलन के पीछे कांग्रेस है। फिर भी कांग्रेस को पाटीदारों का खासा वोट मिला, लेकिन वो सरकार नहीं बना पाई। कांग्रेस ने इस चुनाव में हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी, अल्पेश ठाकुर जैसे नेताओं पर भरोसा किया था। दरअसल कांग्रेस की रणनीति थी पाटीदार, दलित, ओबीसी वोटों को इन नेताओं के जरिए साध लिया जाए, जिसके चलते कांग्रेस ने टिकट बांटने में इन नेताओं को ज्यादा तरजीह दे दी। नतीजा ये रहा कि पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता नाराज हो गए। बीजेपी का टीना फैक्टर। गुजरात में बीजेपी के पक्ष में दो बड़े समीकरण हमेशा बड़े हथियार रहे हैं। पहला हिंदुत्व, तो दूसरा नरेंद्र मोदी के टक्कर का कोई दूसरा विकल्प ना होना। अंग्रेजी में इसे देयर इज नो अल्टरनेटिव यानी टीना फैक्टर कहा जाता है। साल 2017 के भी चुनाव में भी कांग्रेस इसका कोई तोड़ ढूंढ नहीं पाई थी। कांग्रेस का खाम फैक्टर। गुजरात में बीजेपी के सभी फैक्टर अभी तक कांग्रेस के खाम फैक्टर के आगे फेल रहे हैं। साल 1985 में माधव सिंह सोलंकी की अगुवाई में कांग्रेस ने 145 सीटें जीत ली थी। इतनी बड़ी जीत बीजेपी को अभी तक नहीं मिल पाई है। कांग्रेस की इस जीत में सोशल इंजीनियरिंग का बड़ा फार्मूला था। दरअसल इसमें क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुसलमानों का खाम का गठजोड़ शामिल था। इन सभी समुदायों का वोट मिलाकर कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की थी। बीजेपी के सामने इस बार बड़ी चुनौती है। मुख्यमंत्री पद के दावेदार भूपेंद्र सिंह पटेल हैं, जो कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले कोई बड़ा चेहरा नहीं है। इसलिए 24 सालों से चल रही बीजेपी सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर को थामना, उनके चेहरे के दम पर साधना बड़ी चुनौती हो सकती है। अगर आम आदमी पार्टी इस बार उपस्थिति दर्ज करा पाती है तो इस बार का चुनाव 2 ध्रुवीय ना होकर 3 ध्रुवीय हो सकता है। बीजेपी को इसका फायदा भी मिल सकता है और नुकसान भी। अगर कांग्रेस इस राज्य में ठीक से चुनाव नहीं लड़ पाती है तो उसका वोट बैंक विकल्प की तलाश में आम आदमी पार्टी में जा सकता है। ऐसा दिल्ली में हो चुका है। ऐसे में हालात में बीजेपी के लिए जरूरी है कि कांग्रेस भी मजबूती से चुनाव लड़े। इस बार के चुनाव में हिंदुत्व का तड़का नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी भारतीय करेंसी पर गणेश लक्ष्मी की तस्वीर छापने की मांग कर रही है, लेकिन बीजेपी इसको खास तवज्जो नहीं दे रही। इसके पीछे रणनीति भी हो सकती है। पार्टी नहीं चाहती कि आम आदमी पार्टी को इस मुद्दे पर जवाब देकर इसे स्पेस में उसको जगह दी जाए। इसके साथ ही बीजेपी चुनाव का रुख देख इसका इस्तेमाल करना चाहेगी। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती गुजरात में आदिवासी इलाके की 27 सीटें हैं। साल 2017 के चुनाव में इन सीटों में कांग्रेस गठबंधन ने 18 सीटें जीत ली थी और बीजेपी के खाते में 9 सीटें गई थी। भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीबी ने इस साल 2017 में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें 2 सीटें उसको मिली थी और 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई थी। इन 27 को छोड़ दे तो 13 और विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर आदिवासी जीत और हार तय करते हैं। बीटीपी ने इस बार पहले आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान किया था, लेकिन बात नहीं बनी। अब बीटीपी और कांग्रेस साथ चुनाव लड़ रहे हैं। बीटीपी नर्मदा जिले की 2 सीटों पर बहुत ही मजबूत स्थिति में है। हालांकि बाकी आदिवासी बहुल सीटों पर भी इसका थोड़ा बहुत प्रभाव है। बीजेपी की कोशिश है कि इस बार बड़ी सीटों के अंतर से जीत दर्ज कर पूरे देश में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए संदेश दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि चुनाव दर चुनाव घटती सीटें और वोटों का प्रतिशत कैसे थमेगा। बीते चुनाव में पार्टी 99 सीटों पर अटक गई थी। इस बार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और गुजरात में कांग्रेस संकल्प यात्राओं ने बीजेपी की नाक में दम कर दिया है। बीजेपी फिलहाल गुजरात में बैकफुट पर है। गुजरात के मोरबी हादसे ने बीजेपी की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। मोरबी हादसे में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं जो मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। गुजरात में अब बीजेपी कैसे अपनी सत्ता बचाती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।